हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? तो आज स्टार्ट करते हैं BSDC 134 के अंदर। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम अभी जस्ट पास में ही है और हमें इतने कम समय के अंदर सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है और भाई पेपर आना पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। 8 सवाल आने हैं, 100 नंबर का पेपर है और 5 सवाल अपने को कर देने हैं। ठीक है, देखो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 20 नंबर का सवाल आएगा। लोभ और प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम और लोभ का मतलब आप जानते हैं, एक प्रकार का लालच। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई BSDC 134 की जो किताब है ना, ये 100 नंबर का पेपर आता है और इसके अंदर टोटल 3 ब्लॉक है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक, तीसरा जो ब्लॉक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे स्टार्ट होता है उनका जीवन परिचय। ठीक है भाई, यहाँ से भी दोस्तों आपको एक 10 या 20 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलेगा यूनिट नंबर 11 के। ठीक है, जैसे कि भाई 20 नंबर में आ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध साहित्य की विशेषताएं बताएं, तो ये 20 नंबर का आ सकता है भाई। और या फिर हिंदी साहित्य में क्या इनका योगदान है, ये भी आ सकता है। ठीक है, यूनिट नंबर 11 से एक 10 नंबर का बनेगा, यूनिट नंबर 12 से 20 नंबर का बनेगा लोभ और प्रीति की अंतर्वस्तु। ठीक है, अंतर्वस्तु के मतलब वो इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कवि लेखक हमें समझाना चाहता है। फिर दोस्तों यूनिट नंबर 13 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनके निबंध। दोस्तों यहाँ से भी एक 10 नंबर का सवाल आएगा। कन्फर्म है भाई, कन्फर्म यहाँ से आना ही आना है। और यूनिट नंबर 14 है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दोस्तों एक निबंध लिखा गया कुटज नाम से। कुटज एक पेड़ का नाम होता है जो कि बहुत वीरान सी सुनसान सी जगह पे खड़ा हुआ होता है। अपने संघर्षों को झेल के आप देखते हैं कि पहाड़ और सूखी जगह पे मतलब कुछ पानी वानी बरसता नहीं है, वहां पे एकांत में खड़ा रहता है और अपना सर्वाइव करता है। तो ऐसे ही वो इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई आ, देखें कुछ मतलब कुछ व्यक्ति या फिर वस्तु मतलब व्यक्ति है ना, अपने जीवन में काफी सारी समस्याओं से जूझता है अकेला ही और खुद ही लड़ना होता है उससे, क्योंकि जिस तरह से कुटज है वो वीरान सुनसान इलाके में मतलब वो अपना जीवन बिताता है वहां पे और वो बड़े प्राउड के साथ में वहां पे खड़ा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिट नंबर 15 दोस्तों सहस्त्र फणों का मणिद्वीप कुबेरनाथ राय जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो आपको मैं ये यूनिट नंबर 11 से लेके 15 समझा दूंगा। ठीक है, आप कंफर्म मानो कि भाई यहाँ से आना कम से कम आपके 60 नंबर के सवाल आने हैं, 60 नंबर के। ठीक है, अब देख लो यूनिट ब्लॉक नंबर 3 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज है ना अपन यूनिट नंबर 12 पढ़ेंगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है क्लास के बाद में देख लेना भाई। ठीक है, ये डेढ़ की स्पीड में देखो बट देखना जरूर अपने को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन थे दोस्तों? हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित लेखक और आलोचक माने जाते, यानी कि उनको जो अच्छा लगता था भाई उसकी अच्छाई भी वो लिखते थे और उनको जो सही नहीं लगता था उसकी आलोचना भी करते थे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में काफी बड़ा नाम है और इनका जो जन्म है दोस्तों 1884 में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती नाम से, वहां पे हुआ था। और इनकी जो निधन, इनका जो इंतकाल है वो 1941 में हुआ था। ठीक है, अधिकांश समय दोस्तों इन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश में ही बिताया, मिर्जापुर में बताया। ठीक है, और काशी में इन्होंने अपना समय बिताया था। इन्होंने दोस्तों मतलब जैसे ये 20-22 साल के हुए तो इन्होंने लेखन का कार्य स्टार्ट कर दिया था और काशी में आकर के इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा एक प्रकार की सभा होती थी जहां पर दोस्तों इनको कुछ काम मिला था, जैसे कि इनको एक प्रोजेक्ट का काम मिला था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर एक प्रोजेक्ट का नाम था, उनमें ये कहानियां निबंध कविताएं लिखा करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं, वो अपने साहित्य के सिद्धांत और काव्य शास्त्रों को बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। ठीक है, सरस्वती नाम की पत्रिका में इनके काफी सारी जो लेख थे वो प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से मतलब इनके जो भी कुछ लिखा है इन्होंने वो चिंतामणि नाम के एक काव्य संग्रह में इनका लिखा हुआ है। चिंतामणि, ध्यान देना, चिंतामणि। जो आप ये निबंध पढ़ रहे हो ना, लोभ और प्रीति, ये भी चिंतामणि से ही लिखा गया है। तो इनका हमने जीवन परिचय देखा और यूनिट नंबर 11 में जो पढ़ा हुआ तो और अच्छे से इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो लोभ और प्रीति की अंतर्वस्तु और विश्लेषण देखो। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है लोभ और प्रीति। ठीक है, लोभ और प्रीति एक प्रकार का निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
लोभ क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, लोभ। ठीक है, आपके पास में पेपर है तो यार उस पेपर पे भी लिख लो आप, जैसे कि मैं जो बताऊं आपको। लोभ क्या होता है, एक प्रकार का मनोविकार है, मन का एक विकार है लोभ। ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु अगर अपने को सुखदायक लगती है, तो देखो लोभ क्या होता है, लोभ दोस्तों एक प्रकार का मनोविकार है। ठीक है, लोभ क्या है, लोभ का मतलब होता है किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल भाव को क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। तो ये लिख लो, लिख लो, याद नहीं रहेगा अपने को। लिखो, लोभ क्या चीज है, लिखो, लोभ किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के, किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल भाव है। लोभ की परिभाषा, डेफिनेशन लिखना, क्या होता है लोभ, किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल भाव है। ठीक है, यह एक मनोविकार होता है, यह एक मनोविकार होता है। तो मैं आपको बता देता हूं इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों। जैसे कि हमें अच्छा लग रहा है कोई 20,000 का मोबाइल, ठीक है, और मन के अंदर वही ख्याल आते रहते हैं कि मोबाइल खरीदना है यार, मोबाइल खरीदना बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो मोबाइल है वो हमारे लिए हो गए सुखदायक वस्तु, राइट। और हर दिन है ना मोबाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसकी इमेजिनेशन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, तो वो वस्तु अभी है नहीं, मोबाइल अभी आया नहीं है अपने पास में, घर वाले हमने अभी दिलाया नहीं है। ठीक है, तो उसकी कल्पना मात्र से अपने मन के अंदर जो भाव पैदा होता है उस वस्तु के लिए, वो क्या कहलाएगा, लोभ कहलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर दूसरी लाइन में लिख दिया, उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल प्रबल भाव। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब जैसे कि दोस्तों हमारे पास में कोई एक ऐसी वस्तु है, जैसे कि बचपन में छोटे थे ना, तो क्या होता था, खेलते रहते थे, राइट। तो कोई खिलौना हमारे पास में है, तो हमारे पास में वो वस्तु है, ठीक है, तो हम क्या सोचते थे कि ये वस्तु मेरी बनी रहे, मेरे पास में ना रहे। ठीक है, मेरे पास में ही बनी रहे, इसको कोई मुझसे छीने ना। तो हम उसकी रक्षा करने का प्रयास करते थे रहते हैं। कोई हमारा खिलौना छीन लेता था, रोने लगते थे, मम्मी के पास में चले जाते थे। तो लोभ क्या चीज है, यह एक मनोविकार है। तो किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल भाव है। ठीक है, अब दोस्तों ये लिख लो आप, लोभ में क्या क्या शामिल होता है, लिख लो, लोभ में निम्न बातें शामिल होती है, लोभ में निम्न बातें शामिल होती है। लिखो पहला पॉइंट, किसी वस्तु का अच्छा लगना, किसी वस्तु का अच्छा लगना, तभी तो उस वस्तु के लिए हमारे मन के अंदर लोभ या लालच पैदा होगा। तो पहला पॉइंट लिखना, लोभ में क्या क्या शामिल होता है, किसी वस्तु का अच्छा लगना, पहले तो वस्तु अच्छी लगती है। दूसरा पॉइंट लिखो, उससे आनंद का अनुभव होना, जैसे कि मोबाइल के बारे में सोच सोचकर उसके प्रति मतलब लोभ पैदा कर लेना, आनंद, अच्छी लगती है वो चीज, उससे आनंद का अनुभव होना, ये दूसरा पॉइंट हो गया लोभ में। तीसरा पॉइंट, उसे प्राप्त करने की लालसा, उसे प्राप्त करने की लालसा, ये भी लोभ के अंदर शामिल होता है। लालसा मतलब इच्छा। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, उसे नष्ट न होने देने की इच्छा उत्पन्न होना। तो हम चाहते हैं जब हमारे पास में मोबाइल हो जाए, आ जाए, तब उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो लोभ में क्या शामिल होता है, किसी वस्तु का अच्छा लगना, फिर उससे आनंद का अनुभव होना, फिर उसे प्राप्त करने की लालसा होना, और उसे नष्ट न होने देने की इच्छा उत्पन्न होना, ये लोभ के अंदर शामिल होता है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, मैंने लोभ के बारे में तो बता दिया कि भाई कोई ऐसी वस्तु जो हमें आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु हमें मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, और जब हमारे पास में वो वस्तु आ जाती है तो उसकी रक्षा करने लगते हैं, राइट। ये होता है भाई लोभ, एक प्रकार का मनोविकार होता है।
तो देखो अंतर क्या है लोभ और प्रीति में, अंतर समझ लो। ठीक है, 20 नंबर का सवाल आएगा डेफिनेटली। अब देखो, किसी वस्तु के प्रति उसको पाने की इच्छा आपके मन में उठ जाए, ठीक है, कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो जो मनोविकार है या मन की दशा है उसको लोभ कहते हैं। तो लोभ किसे कहते हैं, लिख लो। लोभ सामान्य चीज की इच्छा लोभ कहलाती है। सामान्य चीज की इच्छा लोभ कहलाती है। आगे लिखो, लेकिन किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा, लेकिन किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा प्रीति कहलाती है। छोटा छोटा लिख लेना। तो जब हम कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, जैसे कि मोबाइल, या फिर आपको मिठाई अच्छी लगती है कोई, राइट, तो अगर कोई वस्तु पाने की इच्छा हम रखते हैं तो उसे लोभ क्या कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है, उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो क्या कहलाता है, उस मनोविकार को प्रीति कहते हैं। ये पहला अंतर हो गया, समझ में आ रहा है। वस्तु अगर पाना है तो उस मनोविकार को लोभ कहते हैं, व्यक्ति पाना है तो उसको क्या कहेंगे, प्रीति। ठीक है, दूसरा अंतर लिख लो भाई, लोभ और प्रीति में। लोभ किसी सामान्य के प्रति उत्पन्न होता है। लोभ लोभ किसी सामान्य के प्रति उत्पन्न होता है, लेकिन प्रीति जाति विशेष के प्रति उत्पन्न होता है। लेकिन प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, लेकिन प्रीति किसी जाति विशेष के प्रति उत्पन्न होता है। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आपने कहा अपनी मम्मी से कि मुझे मिठाई पसंद है, ठीक है, तो मिठाई क्या है, सामान्य वस्तु, एग्जाम्पल भी लिख दो वहां पे। तो जैसे ही आपको मिठाई अच्छी लगती है, अब मैंने नाम नहीं लिया कौन सी अच्छी लगती है, कलाकंद अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, रसमलाई अच्छा लगता है, मैंने मिठाई की जाति आपको नहीं कही है। आपने कहा मम्मी से कि मेरे को मिठाई अच्छी लगती है, राइट, तो मिठाई के प्रति क्या हो गया, आपका लोभ हो गया, ठीक है। लेकिन मम्मी ने पूछा, चल ठीक है तू बता कि तुझे कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, तो आपने क्या कहा, मम्मी मेरे को गुलाब जामुन अच्छी लगती है। तो दोस्तों आपने मिठाई की जाति का नाम लिया वहां पे, तो विशेष मिठाई के प्रति, जाति विशेष के प्रति आपकी क्या हो गई, प्रीति हो गई। तो लिख देना, सामान्य मिठाई बराबर लोभ, यानी कि सामान्य मिठाई की बात कर रहे हैं अपन, तो लोभ हो जाएगा। उसको पाने की इच्छा अगर है सामान्य चीज, तो वहां पे लोभ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, उसको पाने की इच्छा हो रही है, तो दोस्तों आपने जाति विशेष की यहां पे बात कर ली है, तो वहां पे हो जाती है प्रीति। लोभ के दो स्वरूप होते हैं, यानी कि दो टाइप होते हैं इसके, लोभ के, सुखात्मक और दुखात्मक। अब जैसे कि दोस्तों हमने चाहा कि आज तो मिठाई मिलेगी मुझे खाने के लिए, तो मिठाई अगर मिल जाती है खाने में, तो मिठाई हमें सुख दे जाएगी, सुखात्मक हो जाएगी मिठाई हमारे लिए। लेकिन दोस्तों खाने के अंदर वही कद्दू की सब्जी, ठीक है, मिठाई नहीं मिली, तो लोभ का स्वरूप क्या हो जाएगा, दुखात्मक, यानी कि वो वस्तु मिली नहीं हमें। समझ में आ गया, लोभ का स्वरूप दो टाइप का है, सुखात्मक और दुखात्मक। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अगर आप में है तो लोभ होगा, और व्यक्ति की इच्छा है, कोई इंसान आपको पसंद में आता है और आप उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो प्रीति हो जाएगी उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार की इच्छाएं बताई है। तो लिखो, ये 20 नंबर का सवाल है भाई, यही सब लिखना पड़ेगा इसमें। दो प्रकार की इच्छाएं होती है, लिखो, दो प्रकार की इच्छाएं होती है। पहली लिखो, छोटा छोटा पॉइंट बना के लिख लेना, प्राप्ति की इच्छा। दो प्रकार की इच्छाएं होती है, प्राप्ति की इच्छा और दूसरी इच्छा होती है नष्ट न होने देने की इच्छा। लिख लिया। ये दो प्रकार की इच्छाएं आपको लिख देनी है।
ठीक है, आगे लिखो आप एक लाइन छोड़ करके, लोभवश किसी भी वस्तु की रक्षा की इच्छा भी दो तरह की होती है। अब देखो, हम जब किसी चीज को, हम उस चीज को पा चुके हैं अपन, तो रक्षा करना चाहते हैं, तो रक्षा की इच्छा भी दो तरह की हो जाएगी, रटना यार, ठीक है। लिखो, लोभवश किसी भी वस्तु की रक्षा की इच्छा भी दो तरह की होती है। लोभवश किसी भी वस्तु की रक्षा की इच्छा के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखो, लोभवश किसी भी वस्तु की रक्षा की इच्छा दो तरह की होती है। लिखो, पहली लिखो, पहला प्रकार, वस्तु को अपने अधिकार में रखने की इच्छा। वस्तु को अपने अधिकार में रखने की इच्छा, कि हम नहीं चाहते कि मेरे पास में जो मोबाइल आया है उसको कोई और चलाए, ठीक है, तो हम उस वस्तु पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इच्छा भी, रक्षा करने की जो इच्छा है, दो तरीके की होती है। पहली प्रकार है वस्तु को अपने अधिकार में रखने की इच्छा। दूसरा लिखो, केवल वस्तु को बने रहने देने की इच्छा। दूसरा टाइप लिखो, केवल वस्तु को बने रहने देने की इच्छा। तो हम चाहते हैं दोस्तों वो वस्तु बनी रहे, मोबाइल कभी खराब ना हो, मेरे पास में ही बना रहे, ठीक है। ये मैंने दो पॉइंट और आपको बता दिए हैं। तो अब आगे लिखो आप, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव, अवयव मतलब हिस्सा, एलिमेंट, अवयव। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव होता है किसी वस्तु का अच्छा लगना। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव होता है किसी वस्तु का अच्छा लगना। तो कोई वस्तु जब हमें दोस्तों अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मार्केट के अंदर जाते हैं, काफी तरह की वस्तुएं हमें अपनी तरफ खींचती हैं, तो हमारे मन में उस वस्तु के प्रति दोस्तों संवेदनात्मक अवयव उत्पन्न हो जाता है कि यार ये चीज काश मैं खरीद लेती। तो लोभ हो गया ना उस वस्तु के प्रति। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है, एमए वगैरह करोगे, एग्जाम दोगे नेट की, तो वहां पे यही सब आता है। क्या आएगा वहां पे जब नेट का एग्जाम दोगे यूजीसी का? लोभ का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव क्या बताया है? तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी वस्तु का अच्छा लगना। आगे लिखिए इसी में, लोभ का इच्छात्मक अवयव होता है, लोभ का इच्छात्मक अवयव होता है लोभ की अभिव्यक्ति। लोभ का इच्छात्मक अवयव होता है लोभ की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास में बहुत अच्छा मोबाइल, इतना अच्छा कि भाई मोहल्ले के अंदर किसी के पास में नहीं है, तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो ये मोबाइल चलाती है, ठीक है। तो समाज के अंदर हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, समाज में लोग चाहेंगे कि वो भी इस मोबाइल को चलाएं, वो भी खरीदें, तो हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोभ का इच्छात्मक अवयव, क्या होता है? लोभ की अभिव्यक्ति होता है। आगे लिखो आप दोस्तों, एक लोभ के आने पर दूसरा लोभ अपने आप उत्पन्न हो जाता है। एक मोबाइल आ गया 20,000 का, हाँ जी, तो चलो आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने 20 नंबर का भी सवाल बता दिया कि इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि लोभ और प्रीति निबंध की सार बताइए अथवा प्रतिपादे बताइए, यही सवाल आता है इस चैप्टर से। तो मैंने क्या बताया, एक लोभ के उत्पन्न होने से दूसरा लोभ उत्पन्न होता है। लिखो फटाफट से, एक लोभ के उत्पन्न होने पे दूसरा लोभ उत्पन्न होता है। अब देखो, एक लोभ, अब जैसे कि मोबाइल मिल गया 20,000 का, तो भाई उसमें है ना जो कैमरा होता है वो भी फिक्स पिक्सल का होता है, उसमें बड़े गेम्स नहीं खेल पाते अपन, अच्छे से मूवीज वगैरह देख नहीं पाते। तो हम क्या चाहते हैं भाई, इस बार है ना 30,000 का मोबाइल मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो एक लोभ अगर आ जाता है तो दूसरा लोभ ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आगे लिखो, लगातार वस्तु के सानिध्य में रहने पर, लगातार वस्तु के सानिध्य, सानिध्य का मतलब निकट, लगातार वस्तु के सानिध्य में रहने पर लोभ प्रेम अथवा प्रीति में बदल जाता है। अब दोस्तों मान लो हमारे पास में कोई ऐसा मोबाइल है, ठीक है, जिससे हमने पढ़ाई लिखाई की, जिससे कि हमारी नौकरी भी लग गई, 6-7 साल हो गए उस मोबाइल को चलाते चलाते, लेकिन मन ही नहीं करता दूसरा मोबाइल खरीदने का। तो दोस्तों
पहले जब आपके पास में मोबाइल नहीं था तो उस वस्तु को पाने के लिए आपके मन में संवेदना आई, फिर इच्छा पैदा हुई, ठीक है, फिर वो वस्तु मिल गई आपको, बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर लिया उस वस्तु के साथ में, ठीक है, तो मोबाइल के प्रति हमारा हो जाता है अटैचमेंट, राइट। तो लगातार वस्तु के जब निकट रहते हैं, पास में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो जो हमारा लोभ था एक टाइम पे, जो लालच था हमारा, किस में बदल जाता है? प्रेम में, कि आपको वो चीज रखनी है तो रखनी है। अगर नया मोबाइल भी आ जाएगा तो दोस्तों उस मोबाइल को आप किसी को नहीं देना चाहेंगे। तो लिखें आगे, लोभ के लिए जरूरी है वस्तु से परिचित होना। लोभ के लिए जरूरी है वस्तु से परिचित होना। भाई जो जिस चीज से आकर्षित होते हैं ना, जो चीज अच्छी लगती है अपने को, उस वस्तु के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कोई ड्रेस अच्छी लग गई अपने को, तो हम परिचित है कि यार इस तरह की ये ड्रेस है और मेरे को ये अच्छे से आ जाएगी। मोबाइल देख लिया, मोबाइल के बारे में जानते हैं आप, इसमें इतनी रैम है, इसकी स्क्रीन ऐसी है, बैटरी बैकअप अच्छा है, तो वस्तु से परिचित है आप, राइट। तो लोभ कब पैदा होता है? जब हम वस्तु से परिचित होते हैं, राइट। आगे लिखो आप, प्रबल लोभ के दो लक्षण होते हैं। आगे लिखो, प्रबल लोभ के दो लक्षण होते हैं। पहला लिखो, असंतोष की भावना। असंतोष की भावना। प्रबल लोभ के दो लक्षण होते हैं, असंतोष की भावना। अब देखो, बहुत ज्यादा लालच कब पैदा होता है दोस्तों? हम, जैसे कि कोई वस्तु हमारे पास में आ गई, मोबाइल आ गया, और मान लो कोई उसे चुरा लेता है, ठीक है, कितना बेकार लगेगा। तो मन के अंदर असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, वस्तु के अभाव की कल्पना करने लगते हैं। सपोज करो हम एक स्कूटी लेके आ गए, बहुत अच्छी सी 70-80 हजार की, राइट। अगले दिन मान लो किसी ने चुरा ली, भाई कितना बेकार लगेगा। तो प्रबल लोभ के दो लक्षण होते हैं कि वस्तु आ तो गई, लेकिन उसके अभाव की जो कल्पना है वो हमारे दिमाग के अंदर चलने लगती है। ये पहला लक्षण होता है, राइट, असंतोष की भावना। दूसरा है, वस्तु आने पर दूसरे मनोविकार दब जाते हैं। अब देखो, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए भाई। हमें चाहिए हमारे पास में अच्छी स्कूटी बाइक हो, हमारे चाहिए मोबाइल अच्छा हो हमारे पास में, हमें चाहिए कपड़े अच्छे हो, हमें जूते अच्छे पहनने हैं, ठीक है। तो हमारे मन के अंदर काफी तरह के लोभ होते हैं दोस्तों, काफी तरह के मनोविकार होते हैं। तो जब हमारे पास में मोबाइल आ गया, दूसरे जो मनोविकार होते हैं ना, वो दब जाते हैं कुछ दिन के लिए, बस मोबाइल मोबाइल दिखता रहता है, वही चलाते रहते हैं अपन, ठीक है। तो ये प्रबल लोभ के दो लक्षण हो गए। पहले तो पहला लक्षण असंतोष की भावना, दूसरा है दूसरे मनोविकार दब जाते हैं। आगे लिखो, वस्तु के वस्तु के खो जाने पर मानसिक व्यथा भी मिलती है। व्यथा मतलब कष्ट, दुख, पेन। वस्तु के खो जाने पर, प्रिय वस्तु, ऐसे लिखो, प्रिय वस्तु खो जाने पर मानसिक व्यथा भी मिलती है। आगे लिखो, लोभियों के प्रकार। कितने तरह के लालची लोग होते हैं? लोभी, देखो अपन भी लोभी है एक तरह के, ठीक है। लोभियों के प्रकार लिखो। पहला प्रकार लिखो, कष्ट निवारण के लिए धन एकत्रित करने वाले। निवारण का मतलब दूर करना, एकत्र का मतलब कलेक्ट करना, संग्रहित करना, इकट्ठा करना। तो पहले तो ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि अगर मेरे पास में खूब सारा पैसा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी की दुख तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी, इसलिए तो पैसा ज्यादा से ज्यादा बटोरना चाहते हैं लोग। तो ये हो गया लोभियों का पहला प्रकार भाई, ठीक है। तो पहला प्रकार लिखो लोभियों का, कष्ट निवारण के लिए धन एकत्र करने वाले। दूसरा टाइप लिखो, अधिक सुख की प्राप्ति करने वाले। तो एक मोबाइल आ गया, फिर क्या सोचेंगे, एक टेलीविजन भी आ जाए मेरे रूम के अंदर, फिर क्या सोचेंगे, मेरे पास में अच्छे ड्रेसेस भी हो, मेरे पास में अच्छे शूज भी हो। ये हमारे लालच बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा टाइप लिखो, अधिक सुख की प्राप्ति चाहने वाले। तीसरा टाइप लिखो, सुख की अभाव की आशंका वाले।
सुख की अभाव की आशंका वाले लोभी। सुख की अभाव की आशंका वाले लोभी। तो दोस्तों जैसे कि मोबाइल आ गया, खुशी तो मिल रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यार ये मोबाइल टूट गया, ये मोबाइल गिर गया, ये मोबाइल किसी ने चुरा लिया, वस्तु खो जाएगी, तो उसके डर में जीते रहते हैं फिर। तो ये तीसरे प्रकार के लोभी होते हैं। चौथा लोभी लिखो, बिना किसी उद्देश्य से धन एकत्र करना। मतलब ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं है इस पैसा का क्या करूंगी, लेकिन पैसा पैसा पैसा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा टाइप, बिना किसी उद्देश्य से धन एकत्र करने वाले लोभी। ठीक है, ये हो गए भाई लोभियों के प्रकार। तो अभी तक दोस्तों लोभ और प्रीति में काफी कुछ समझ लिया है, काफी कुछ लिख सकते हैं, अपने मन से भी हम लिख सकते हैं। आगे लिखो, किसी सामान्य किसी सामान्य वस्तु से लोभ का अनुभव होता है। किसी सामान्य वस्तु से लोभ का अनुभव होता है और किसी विशेष वस्तु से हमें प्रीति होती है। किसी सामान्य वस्तु के लिए लोभ पैदा होता है और किसी विशेष वस्तु के लिए प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति मतलब प्रेम। अब देखो, जैसे कि बताया कि आपको मिठाई अच्छी लगती है तो आपका हो गया लोभ, लेकिन आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो गुलाब जामुन के लिए हो गया प्रीति अथवा प्रेम। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखो, प्रीति का मतलब लिख लो भाई, तो एक लाइन छोड़ करके प्रीति का मतलब लिखो, प्रिय के हृदय में दूसरे प्रिय के वियोग में कष्ट। हाँ, मैं लिखाता हूं आपको। हाँ जी, प्रीति का मतलब लिखें आप, जब एक व्यक्ति के हृदय में जब एक व्यक्ति के हृदय में अपने प्रिय के प्रति प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे प्रीति कहते हैं। जब एक व्यक्ति के हृदय में अपने प्रिय के प्रति प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है उसे प्रीति कहते हैं। आगे लिखें, अगर अगर प्रेमी प्रेमिका से अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, ऐसे लिखो, अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में वियोग हो जाए, अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में वियोग हो जाए तो कष्ट मिलता है। समझ में आ रहा है? वियोग का मतलब सेपरेशन, अलग होना, रिलेशनशिप टूटना, उसमें क्या होता है? कष्ट मिलता है। काफी दिनों तक साथ रहे, ठीक है, काफी यादें बनी, लेकिन जब अलग हुए तब दोस्तों दोनों के जो हृदय हैं वो वियोग में कष्ट पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रीति क्या होती है? एक इंसान के प्रति जब हमें पाने की इच्छा प्राप्त इच्छा मतलब होती है हृदय में, तो वो प्रीति कहलाती है। प्रीति की विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि भाई प्रीति में क्या होता है। प्रेमिका और प्रेमी जब वियोग की स्थिति में होते हैं तो कष्ट पाते हैं। उदाहरण लिख लो, जैसे कि मधुवन की गोपियां, गोपियां मतलब जो वहां पे सखी रहा करती थी, सहेलियां रहा करती थी। मधुवन यानी कि मथुरा की बात की जा रही है यहाँ पे, मधुवन एक जगह है। तो मधुवन में जब तक कृष्ण थे तब तक गोपियों का मन लगा रहता था। ठीक है, गोपियों का मन लगा रहता था, लेकिन कृष्ण जब मधुवन से चले गए मधुवन से चले गए तो गोपियों के हृदय में कष्ट उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है? तो गोपी कृष्ण ये लिख लेना पॉइंट बना के, जैसा भी आप लिख रहे हो। तो प्रीति में लिखो, प्रीति में प्रेमी प्रेमिका की उपस्थिति अपने हृदय में महसूस करने लगता है। प्रीति में प्रेमी अपनी प्रेमिका को हृदय में महसूस करने लगता है। जब किसी से प्रेम होता है तब दोस्तों एक जो प्रेमी होता है उसके हृदय में
हमेशा अपनी प्रेमिका के प्रति अच्छी भावनाएं चल रही होती है। ठीक है, आगे लिखें। प्रेमी को जिस चीज का अनुभव होता है, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, लिखना तो भाई ये सब कुछ है अपने को। प्रेमी को जो अनुभव होता है वही प्रेमिका को अनुभव होता है। देखें, ये प्रीति के अंदर बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो, लोभ और प्रीति, भाई यही तो महान लेखकों की विशेषताएं होती है। कई लोगों को तो शब्द का मतलब ही नहीं पता, लेकिन दोस्तों कितना कुछ लिख दिया है लोभ और प्रीति में ही। ये मतलब आर्ट होती है यार सोचने की ही। आगे लिखो आप। प्रेमी प्रेमिका के सामने प्रेमी प्रेमिका के सामने अपने सौंदर्य और श्रेष्ठ कर्मों का प्रदर्शन करता है ताकि उसकी प्रेमिका को अच्छा लगे। प्रेमिका भी कर सकती है। एक प्रेमी सौंदर्य अथवा श्रेष्ठ कर्मों का प्रदर्शन करता है प्रेमिका के सामने। आगे लिखें। ये प्रीति के अंदर लिख रहे हैं सारे पॉइंट। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के हृदय में दया का भाव उत्पन्न करता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के हृदय में दया का भाव उत्पन्न करता है। अपनी प्रेमिका के हृदय में दया का भाव उत्पन्न करता है जिससे उसके हृदय में भी प्रेम की भूमिका बंध सके, जिससे उसके हृदय में यानी कि प्रेमिका के हृदय में प्रेम की भूमिका बंध सके। आगे लिखो। निरंतर साथ रहने से प्रेम प्रबल हो जाता है। प्रेम या प्रीति एक ही बात है। निरंतर साथ रहने से प्रीति प्रबल हो जाती है। निरंतर साथ रहने से प्रीति प्रबल हो जाती है। आगे लिखो। प्रेमी सरलता, सहजता और प्रकाश उत्पन्न करके, मतलब प्रेमिका के जीवन में प्रेमिका के जीवन में सरलता, सहजता, प्रकाश उत्पन्न करके उसको अच्छा महसूस कराना चाहता है। प्रेमी प्रेमिका के जीवन में सरलता, सहजता और प्रकाश उत्पन्न करके उसे अच्छा महसूस कराना चाहता है। आगे लिखें। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ नहीं चाहता, वह तो बस उसकी सलामती चाहता है। आगे लिखें। प्रेमी प्रेमिका से कुछ नहीं चाहता, बस प्रेमिका की सलामती चाहता है। यह प्रेम का उत्कृष्ट रूप होता है। उत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट। तो जब एक इंसान को कुछ चाहिए नहीं सामने वाले से, तो दोस्तों इस तरह का जो प्रेम है ना वो काफी रेयर होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ नहीं चाहता है, बस उसकी सलामती चाहता है। यह प्रेम का उत्कृष्ट रूप होता है। आगे लिखें। लोभ बाहरी संपर्क का नाम है। आगे लिखें। लोभ बाहरी संपर्क का नाम है, जबकि प्रीति आंतरिक संपर्क का नाम है। लोभ बाहरी संपर्क का नाम है, जबकि प्रीति आंतरिक संपर्क का नाम है। आगे लिखें। एक लोभी वस्तु को अपने प्रभाव में नहीं लाना चाहता। एक लोभी वस्तु को अपने प्रभाव में नहीं लाना चाहता। एक लोभी वस्तु को अपने प्रभाव में नहीं लाना चाहता और वह वस्तु को किसी से परिचित भी नहीं करवाना चाहता है। अब मोबाइल आ गया तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी चीज हमारे पास में बने रहे, 2-4 दिन किसी को ना बताएं हम। लोभी किसी वस्तु को अपने प्रभाव में नहीं लाना चाहता तथा लोभी उस वस्तु को किसी से परिचित नहीं करवाना चाहता। आगे लिखें। अगर प्रिय मतलब जो इंसान अच्छा लगता है, अगर प्रिय पर प्रेम का प्रभाव न हो तो निम्न परिणाम आते हैं। आगे लिखो। अगर प्रिय पर
प्रेम का प्रभाव ना हो तो निम्न परिणाम सामने आते हैं। आगे लिखो, इसमें पॉइंट लिखो कौन से परिणाम सामने आते हैं। प्रिय के संपर्क की कामना का त्याग। तो जैसे कि कोई इंसान शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दोस्तों वो इंसान टॉक्सिक लगने लगता है कि यार ये कहाँ से इसको पसंद कर लिया है, तो उसको त्याग करना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसा समझे कि अपन उसको मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर प्रभाव ही नहीं होता है, राइट। तो अगर प्रिय पर प्रेम का प्रभाव ना हो तो कौन से परिणाम सामने आते हैं, उससे अपन दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा है, प्रिय के संपर्क की कामना का था। कामना का मतलब इच्छा। तो हम नहीं चाहते कि हम उसके पास रहें फिर, राइट। जब उस पर हमारा प्रभाव ही न पड़ता हो तो हम नहीं चाहते कि उसके पास हम रहें। आगे लिखें, क्लेश कोमा ईर्ष्या कोमा क्रोध कोमा बैर। तो मान लो किसी व्यक्ति के, इंसान के कांटेक्ट में लगातार वो हमसे लड़ता रहता है, लगातार वो किसी चीज से जल जाता है, गुस्सा आता है उसको, और हमारे प्रति शत्रुता या दुश्मनी पाल लेता है, तो ऐसे इंसान से कभी प्रेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम उससे अलग हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना इसमें, क्लेश कोमा ईर्ष्या कोमा क्रोध कोमा बैर, ठीक है। ये मैंने परिणाम लिखा है कि प्रिय पर अगर प्रेम का प्रभाव न हो तो क्या क्या होता है। लड़ाई होती है, ईर्ष्या, क्रोध, बेर, ठीक है। आगे लिखें आप, प्रीति भक्ति में बदल सकती है। प्रीति भक्ति में बदल सकती है। अगर दोस्तों मान लो किसी इंसान से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसमें हमें ईश्वर ही दिखने लग गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज है दोस्तों ऊपर वाले ने बनाई है, राइट। और ऊपर वाले का अंश उसके अंदर है, जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर हमें ईश्वर भगवान देखने के लिए अगर महसूस होता है, इतना ज्यादा चाहने लगते हैं किसी को, तो जो प्रीति है वो भक्ति में बदल जाती है। हम यही सोचते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा भगवान है, वो इसी व्यक्ति में बसा हुआ है। तो प्रीति भक्ति में बदल सकती है। आगे लिखो, जब हम किसी वस्तु के प्रति अपनी रुचि बढ़ाते हैं, जब हम किसी वस्तु के प्रति हमारी रुचि बढ़ाते हैं तो लोभ का स्तर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आप है ना इतने पॉइंट याद रखना, और आप अपने मन के हिसाब से काफी कुछ इसमें लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। 20 नंबर का सवाल है, 4 पेज तो भरने ही भरने हैं, राइट। तो इतना सब कुछ मैंने लिखा है, तो आप अपने मन के हिसाब से भी इसमें और लाइनें जोड़ देना, ठीक है। देखो, देश प्रेम का स्वरूप, इसमें क्या लिखा है शुक्ल जी ने। अब देखो दोस्तों, जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, ठीक है, तो उस देश के प्रति वो कुछ भी कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। तो देश के प्रति प्रेम रखना भी इच्छा को पैदा करता है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस टाइम पे साहित्य लेखन का काम कर रहे थे, उस टाइम पे दोस्तों राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों का शासन भारत में था। तो वहां पर दोस्तों जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात आई, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो कि अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे, पैसे दे करके, पैसे दे करके वो अंग्रेजों की हेल्प ले रहे थे। समझ में आ गया? तो अंग्रेजों ने पैसा दिया तो वो कुछ कुछ सूचनाएं दे देते थे कि ये है, मतलब ये गतिविधि करने जा रहे हैं। तो दोस्तों लोभ और प्रेम में वहां पर भी अंतर बताया। लोभ क्या होता है कि सबको रुपए पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो, लेकिन रुपया पैसा है, कुछ लोग धर्म से ऊपर मानने लगते हैं, कुछ लोग देश के साथ में भी गद्दारी करने लगते हैं। इतना उन्हें रुपए के प्रति लोभ पैदा हो जाता है। हाँ जी, विकास पूछे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था देश प्रेम का स्वरूप, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि लोभ और प्रेम के अंतर को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युग में सब रुपए पैसों की बात करते हैं, ठीक है। पहले जो बातें परस्पर प्रेम की दृष्टि से की जाती थी, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, अब इस दृष्टि से नहीं की जाती। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि पैसा है वो सब धर्म से भी ऊपर हो गया, कुछ लोगों के लिए देश से भी ऊपर हो गया है। तो कुछ लोग है वो अपने देश के खिलाफ ही विश्वासघात का काम करने लगते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के समय भी कुछ लोगों का पैसों के प्रति काफी ज्यादा लोभ था। उन्होंने पैसे लेकर के, देश के कुछ लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है।
तो उन लोगों के दिल में पैसे के प्रति लोभ था, न कि देश के प्रति प्रीति थी। देश के प्रति अगर प्रीति होती, प्रेम होता, तो वो अंग्रेजों का साथ नहीं देते। उन्होंने आगे क्या लिखा है कि बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। जिस समय धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी विजय कीर्ति कामना की डंके की चोट पर चढ़ाई करता था, अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता था। तो उस टाइम पर भी दोस्तों औपनिवेशिक ताकतों का बोलबाला था। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में हर देश चाहता था पैसा कमाना, तो हर देश है वो लगभग औपनिवेशिक देश लोभी बन गए थे। ठीक है, और इस लोभ के कारण ही दोस्तों विश्व युद्ध हुए हैं, ये शुक्ल जी ने बताया है। तो जितने भी साम्राज्यवादी ताकतें थी, यूरोप के जो देश थे, उन्होंने गुलाम बनाया। गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि उनको प्राकृतिक संसाधन तथा धन की लूट करनी थी, क्योंकि धन से उनका लोभ हो गया था। लेकिन दोस्तों ये जो गुलाम देश थे उनमें समय के साथ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन हुए हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों के जो दिलो दिमाग में है ना, जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है, स्वदेश प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम होता है। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं देश के लिए। ऐसा ही दोस्तों अफ्रीका और भारत में हुआ, इसलिए दोस्तों आजादी हमें मिली थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे वो लिखते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता तो अपने देश के मनुष्य से भी प्रेम करता, पशु पक्षियों, लताओं से और पेड़ों से, पत्तों से, वनों से, पर्वतों से, सभी से वो प्रेम करता है और सभी को एक दृष्टि से वो देखता है, जिसके मन में भी देश के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं दोस्तों, आगे वो क्या लिखते हैं, यदि देश से प्रेम करना चाहते हैं तो देश से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों किसी से भी प्रेम करना, चाहे वो देश है, गांव है, तो उससे परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, भारत के बारे में जानना आवश्यक है। तभी तो उस चीज के प्रति हमारी इच्छा जागेगी, ताकि ये कभी ना छूटे। तो दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलनकारी थे, उनके दिलों में, उनके मन में देश के प्रति प्रेम था। वो नहीं चाहते थे कि भारत ऐसे ही गुलाम रहे। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत और भारतवासी हमेशा के लिए खुशहाल रहे। ठीक है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि देश को अपने पास्ट की तरफ जाना चाहिए, देश को अपने भूतकाल की तरफ जाना चाहिए, राम कृष्ण को याद करना चाहिए, भीम को, अर्जुन को, विक्रम को, कालिदास को, बहुभूति को, इनको याद करना चाहिए कि कितने महान लोग थे और इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। और फिर दोस्तों ये भी कहते हैं कि घर, नगर, राज्य और देश से प्रेम करते समय घर को प्राथमिकता देगा और ये देता भी है। ठीक है, तो मतलब क्या कहना कि एक व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो अपने घर और गांव से भी वो प्रेम करता है। लेकिन संकट का समय में दोस्तों एक व्यक्ति को अपने घर से ज्यादा अपने देश से प्यार करना चाहिए और मर मिटने के लिए तैयार करना चाहिए। और आगे कहते हैं दोस्तों प्रेम का जो अंतिम लक्ष्य है वो मानव मात्र से प्रेम होना चाहिए, यानी दोस्तों सभी इंसान हमारे लिए प्यारे हो, सभी की हम खुशहाली चाहें, सभी के लिए हम अच्छा की कामना करें। ये प्रेम की अंतिम सीढ़ी होती है, अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इंसान सुखपूर्वक कैसे रह सकता है, सभी से प्रेम कर कैसे कर सकता है? जिस देश में उसका जन्म हुआ है उस देश से प्रेम करे, उस देशवासियों से प्रेम करे और उस देश में जितने रहने वाले जानवर है, पशु पक्षी है, कीट पतंगों से भी वो प्रेम करे, तभी सुखपूर्वक अपने जीवन को वो जी सकता है। आगे लिखा है दोस्तों वो कहते हैं कि जो प्रेम है वो सुखात्मक भी हो सकता है और दुखात्मक भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मिल जाता है तो सुखात्मक होगा, अगर वियोग होता है उसे तो दुखात्मक होगा। ठीक है, तो ये अपने को दोस्तों भाव पक्ष वगैरह में यही सब कुछ लिख देना है। ठीक है, कि प्रीति का मतलब क्या होता है और लोभ का मतलब क्या होता है, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो आप लिख देना, देश प्रेम के बारे में भी लिख देना। अगर भाषा शैली कोई पूछे आपको, लोभ और प्रीति की भाषा शैली, तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है कि भाषा संस्कृत तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और भाषा में गंभीरता हमें देखने के लिए मिलती है, सहज तार्किक प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर वो बीच में कहीं अटक रहे हैं। ठीक है, गंभीरता इसमें दिखती है दोस्तों, सिद्धांत इसमें दिखते हैं कि व्यक्ति को देश प्रेम होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। इस तरह के कुछ भाषाएं यहाँ पे शब्द हमें के भावनाएं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर वे कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी अपनी जो भावनाएं है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाषा है वो शुरुआत में दोस्तों थोड़ी सी इनकी गंभीर होती है, बीच में पाठक को वो और ज्यादा इस भाषा के अंदर प्रवाह में होकर के पाठक का ध्यान और आकर्षित करते हैं। तो वो अपने निबंध में मौलिक चिंतन करते हैं। मौलिक चिंतन का मतलब किसी की कॉपी नहीं करते भाई, उनका जो चिंतन है वही हमें इन निबंध में दिखता है। ठीक है,
और यहाँ पर वो किसी भी विद्वान के मत को यहाँ पर कोट नहीं करते, मतलब लिखते नहीं, वो अपने ही जो चिंतन है, अपने जो विचार है वो लिखते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए भाषा शैली। और यहाँ पर निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व कैसा है दोस्तों? ये गंभीर आलोचक रहे हैं, निबंध लेखक भी रहे हैं, गंभीर शिक्षक भी रहे हैं। ठीक है। और ये दोस्तों गूढ़ से गूढ़ बातों को, मतलब कि जो कठिन बातें होती हैं, जो रहस्यात्मक बातें होती हैं, उनको आसानी के साथ में पाठकों से साझा कर लेते हैं, उनको समझा लेते हैं। इसीलिए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे अध्यापक माने गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों लोभ और प्रीति के माध्यम से इन्होंने लोभ और प्रीति में अंतर बताया है, और लोभियों के प्रकार बताए हैं, प्रीति के स्वरूप बताए हैं, और दोस्तों देश प्रेम के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है। और बीच बीच में दोस्तों ये व्यंग्य भी करते हैं, और उन लोगों से भी नाराज होते हैं जो कि दोस्तों पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में आकर के अपने धर्म को और अपने देश को भूल जाते हैं। ठीक है। और इस तरह से दोस्तों इस निबंध में हम इतना ही अपन पढ़ेंगे, यहाँ से जितना भी सवाल आता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से ये भी व्याख्या आ सकती है, कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, देखें नीचे देखें उद्धरण, उद्धरण का मतलब जो कुछ लिखा हुआ है ये, तो बहुत सुख या आनंद मिला है। दोस्तों आपको समझ जाना है कि ये चैप्टर नंबर 12 से आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है लोभ और प्रीति नाम का निबंध। तो दोस्तों इसका संदर्भ हमें लिख देना है कि इसका, इसमें क्या बताया गया है, कि इसमें लोभ और प्रीति के मनोभावों को बारीकी से बताया गया है। तो शुक्ल जी कहते हैं जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, और सुख जब आ जाता है, जो वस्तु उसको मिल जाती है उसकी फिर वो रक्षा करने लगता है और चाहता है कि ये वस्तु मेरे पास में हमेशा के लिए बनी रहे। जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो दोस्तों यही लोभ है वो प्रीति के अंदर बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है। ठीक है। बस आपने आपको ये लिखना है। ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना है, व्याख्या को भी, बस इतना ही अपने को याद करना है। ठीक है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ वीडियो को देख लेना, और हो सकता है तो इसके नोट्स भी बना लेना।